हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी के फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्लेटफॉर्म के बुक से लिए गए हैं और इस बुक में जीएस के क्वेश्चंस को केवल लिया गया है, जो कि सामान्य विज्ञान और जनरल अवेयरनेस दो सेक्शन में बांट करके डाला गया है। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मोल। अब बाकी वही, अगर हम अदर यूनिट की बात कर ले तो लक्स जो होता है वो प्रदीप्ति घनत्व का मात्रक होता है। टेस्ला जो होता है वो चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है। और जूल जो होता है वो कार्य ऊर्जा और ऊष्मा का मात्रक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा डीआरडीओ द्वारा विकसित एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिनाका। ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। पिनाका जो है वो डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया, स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया एक मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम है। इस रॉकेट प्रक्षेपक को एआरडीई पुणे में निर्मित किया गया है। वही अगर हम लोग अदर ऑप्शन की बात कर ले तो हमारा धनुष जो है वो ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी भी ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाला। और त्रिशूल की बात कर ले तो ज़मीन से आकाश में मार करने वाला एक प्रक्षेपास्त्र है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, उबंटू क्या है? उबंटू की बात कर ले तो उबंटू जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थात हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स है, लाइनेक्स है, मैक ओएस जो माइक्रोसॉफ्ट का है। उसी तरीके से एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो मैक ओएस होता है और माइक्रोसॉफ्ट का जो होता है वो एमएस डॉस होता है। ये सभी के सभी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूआरएल का पूर्ण रूप होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, अर्थात हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये ऑप्शन सी में है तो ये ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो हमारा राइट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा और भी हम लोग शॉर्ट फॉर्म अगर हम लोग देखें तो सीएडी जिसको हम लोग कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन बोलते हैं, डीबीएमएस जिसे हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एचटीएमएल की बात करें तो हम लोग तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये सभी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काई। काई जिसे हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में लाइकेन बोलते हैं। और ये लाइकेन जो होता है वो शैवाल और कवक के बीच सहजीवी संबंध को दर्शाता है। इसके द्वारा वायु प्रदूषण का पता चलता है। और हम लोग अगर शैवाल के बारे में बात करें तो शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं तथा कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। शैवाल स्वपोषी होता है और कवक जो होता है वो परजीवी एवं अपघटक दोनों होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो देखिए यहाँ पे चिकन पॉक्स जो ऑप्शन डी है ये विषाणु से होने वाला रोग है। अगर हम लोग अन्य ऑप्शन के बारे में बात कर ले तो टाइफाइड, तपेदिक और हैजा ये सभी जीवाणु से होने वाला रोग है। चिकन पॉक्स के बारे में बात करें तो यह वेरिसेला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है। वही टाइफाइड के बारे में बात कर ले तो टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम लोग तपेदिक के नाम से जानते हैं, ये ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। वही कोलेरा के बारे में बात कर ले तो कोलेरा जो होता है वो विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकता है? तो देखिए ध्वनि को गमन करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है और यहाँ पे ऑप्शन बी जो है निर्वात, तो निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकता है क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग का अवधारण होता है और अनुदैर्घ्य तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ध्वनि की बात अगर हम लोग कर ले तो टेम्परेचर बढ़ने पे, तापमान के बढ़ने पे ध्वनि का वेग जो होता है बढ़ जाता है। अगर हम लोग 1 डिग्री सेल्सियस ताप को बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग जो होता है वो 0.61 मीटर पर सेकेंड के वेग से बढ़ जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए सेरीकल्चर, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, रेशम की खेती से संबंधित होता है सेरीकल्चर। वही हम लोग अदर ऑप्शन के बारे में बात कर ले तो मछली पालन जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीसी कल्चर।
पक्षी पालन जो है इसे हम लोग ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, और मधुमक्खी पालन इसे हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्थान को बदलने से द्रव्यमान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा ऑप्शन सी जो 60 केजी है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर भार के बारे में पूछा जाता तो भार जो होता है वो चंद्रमा पे जाने पे पृथ्वी की तुलना में 1/6 हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क अर्थात ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू जिसे हम लोग अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट और तीसरा होता है रजिस्टर। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। अब हमारा यहाँ से सामान्य अध्ययन का सेक्शन स्टार्ट होता है। सामान्य अध्ययन में 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर राज्यों का सदस्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पे सिक्किम जो है ना वो 7 सिस्टर राज्य का सदस्य नहीं है, क्योंकि सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। तो 7 सिस्टर जिसे 7 बहन के नाम से जानते हैं उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, तो हम लोग ध्यान रखेंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय और त्रिपुरा। ये सभी के सभी 7 जो स्टेट है ये सभी 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। वही हम लोग सिक्किम के बारे में बात कर ले तो सिक्किम को हमारे संविधान में 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था, और सिक्किम जो है बड़ी इलायची का भारत में सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्री गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जो थे जी सिखों के 10वें गुरु थे और ये अंतिम गुरु भी थे। इनका जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था तथा 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अदर ऑप्शन के बारे में अगर हम लोग देख ले तो श्री गुरु नानक देव जी ये सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु थे। श्री गुरु तेग बहादुर जी ये सिख धर्म के 9वें गुरु हुए और श्री गुरु हरगोविंद जी एक सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। और ये जो सबरीमाला मंदिर है ये भगवान अयप्पा को समर्पित है, और यहाँ पे पहले महिलाओं के प्रवेश जो था वो यहाँ पे वर्जित था, परंतु सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद यहाँ पे महिलाओं के प्रवेश को लागू किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है वो दिल्ली में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर ले तो हमारा आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा। ऑप्शन बी बुलंद दरवाज़ा जो है वो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। इसके अलावा अलाई दरवाज़ा, इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा ये सभी के सभी दिल्ली में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा नवसारी। दांडी जो है वो गुजरात के नवसारी जिले में है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि महात्मा गांधी जब 12 मार्च 1930 को साबरमती से चले थे और 5 अप्रैल को दांडी नामक गांव में पहुंचे थे, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने 6 अप्रैल को नमक कानून को तोड़ा था। इसमें 78 लोगों के साथ वो चले थे और लगभग 384 किलोमीटर की यात्रा तय किए थे और इसके बाद जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नवसारी जिला। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। वही हम लोग भगत सिंह के बारे में बात कर ले तो भगत सिंह का एक फेमस नारा था इनकलाब जिंदाबाद। तो ये ध्यान रखेंगे आप। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ध्यान रखेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किया था। और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो क्रांतिकारी संगठन जो था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये दोनों के संस्थापक सदस्य थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 1 अप्रैल 2019 से किन 2 बैंकों को बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कर दिया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विजया बैंक और देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक दोनों का विलय 1 अप्रैल 2019 को बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया। और इसके बाद अगर हम लोग देखें और भी कई सारे बैंकों का मर्जर किया गया है। कुल मिलाकर के अब मर्जर के बाद 12 बैंक जो है वो सार्वजनिक बैंक हो गया है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय आयुष अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ किया गया है? तो देखिए यहाँ से ध्यान रखेंगे कि केंद्रीय आयुष अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है वो किया गया है शिमला में। तो शिमला ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही हम लोग बात कर ले कि लखनऊ में, तो लखनऊ जो है वो विश्व अनुसंधान संस्थान के लिए काफ़ी फेमस है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो पहले तो ध्यान रखेंगे कि बिम्स्टेक का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बंगाल की खाड़ी में आने वाले जितने भी देश है, मतलब 7 देश है टोटल मिलाकर के, सभी का ये संगठन है। उसमें अगर हम लोग बात कर ले तो भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड आता है। तो कह रहा है कौन इसका सदस्य नहीं है, तो आप आराम से इसमें एलिमिनेट कर सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है मालदीव जो है वो आपका बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था, तो इसका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा। वही हम लोग अदर ऑप्शन के बारे में देखें तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है वो रामकृष्ण परमहंस की स्थापना किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था 1875 में बम्बई में, और राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। तो इस सारे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर कि इनमें से दक्षिण अमेरिका के कौन से 2 स्थल रुद्ध देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए पराग्वे और बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया जो है ये दोनों स्थल रुद्ध देश है। उसमें अगर हम लोग बात कर ले तो बोलीविया जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुजरात। अगर वही आपसे पूछा जाए कि किस राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे छोटी है, तो उसका आंसर हो जाएगा गोवा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो आप इस तीनों बात को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जो है वो श्रीनगर को लेह से जोड़ता है? तो श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो जोजिला दर्रा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। जोजिला दर्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में आता है। वही हम लोग देख ले बारालाचला दर्रा, तो बारालाचला दर्रा जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा, ये दोनों के दोनों दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है। तो सब बात को आप ध्यान रखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रमों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोल इंडिया लिमिटेड। देखिए कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो 1975 में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। टोटल मिलाकर के पहले 10 जो ऐसी कंपनी थी जो महारत्न कंपनी थी, परंतु अभी हाल में ही एक और नई कंपनी जिसको हम लोग PFC अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के रूप में जानते हैं, इसे भी महारत्न की कैटेगरी में शामिल कर लिया गया है। तो अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 11 महारत्न कंपनी है। तो ये 11वां वाला जो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, उसको आप अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 शहरों के बीच पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी? देखिए तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली थी हमारा, ये नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में चला था। ये 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वंदे भारत ट्रेन जो है, जिसको हम लोग ट्रेन 18 के नाम से भी जानते हैं, ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसको कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गया था नई दिल्ली और वाराणसी जंक्शन के बीच में। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। चित्रकला की पटचित्र शैली निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो चित्रकला की जो पटचित्र शैली है ये यहाँ पे आपके उड़ीसा की जो है ना पुरानी और लोकप्रिय कला है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। वही अगर हम लोग बात कर ले तो बिहार का मधुबनी पेंटिंग जो है वो काफ़ी फेमस है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्री नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नीलम संजीव रेड्डी से आप ये ध्यान रखेंगे कि सबसे युवा राष्ट्रपति भी नीलम संजीव रेड्डी थे और निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले राष्ट्रपति भी नीलम संजीव रेड्डी थे। वही हम लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बात कर ले तो ये हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और ये 2 बार
राष्ट्रपति रहे थे लगातार। उसके डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। तो ये सभी बातों को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे युवा राष्ट्रपति पूछा है, अगर आपसे युवा प्रधानमंत्री पूछा जाता तो इसका आंसर होता राजीव गांधी। और सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री अगर पूछा जाता है कौन बने हैं तो उसका आंसर हो जाता है मोरारजी देसाई। तो ये सारे बात को जो है वो अच्छे से आपको ध्यान रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? तो यहाँ जो इसका आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो हेडक्वार्टर है वो हो जाएगा हमारा नीदरलैंड के द हेग में। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग में है। वही अगर हम लोग बात कर लें न्यूयॉर्क में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। और वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक और जो हमारा WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, IMF जिसको बोलते हैं, सॉरी, IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। और पेरिस में जो है वो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। और OECD एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसका मुख्यालय भी पेरिस में है। तो ये सारे बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर यूनिसेफ का पूछ लिया जाए तो यूनिसेफ का कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या? एशिया हो जाएगा। गोबी मरुस्थल कहाँ है? एशिया में। ये गोबी मरुस्थल जो है मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन में पड़ता है। वही अगर हम लोग और मरुस्थल को देख लिया जाए तो अफ्रीका में जो है वो अफ्रीका में एक मरुस्थल है हमारा जो मतलब काफ़ी प्रचलित है, ये बोत्सवाना में पड़ता है। गोबी मरुस्थल जो है वो हमारा एशिया महाद्वीप में है। गोबी मरुस्थल का विस्तार मंगोलिया और चीन में है। और कालाहारी मरुस्थल जो है वो अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित है। तो ये ध्यान रखना अपने को। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, तो ये चीन के सिकियांग प्रांत में है। वही आटाकामा मरुस्थल जो है वो उत्तरी चिली में पड़ता है, जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक देश है। सहारा मरुस्थल की बात कर ले तो सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का सबसे विशाल मरुस्थल है। तो ये सारे पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी के लेखक हो जाएगा हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कल्हन इज द राइट आंसर। कल्हन जो है वो राजतरंगिणी पुस्तक को कल्हन ने लिखा है। उसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले तो कालिदास की जो इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं उसका नाम है कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत आदि जो है वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। वही अगर हम लोग बात कर ले गीत गोविंद और रति मंजरी, उसके लेखक जो है वो जयदेव है। और पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है वो चंद्रवरदाई है। तो ये सारे ऑप्शन को आप ऐसे ध्यान रखेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। पानीपत का दूसरा युद्ध जो है वो अकबर और हेमू के बीच में, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच में किस वर्ष में हुआ था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1556 हो जाएगा। देखिए 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा गया था। वही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो कब हुआ था, तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी पराजित हो गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो कब हुई थी, तो उसका आंसर हो जाएगा 14 जनवरी 1761 को, जो कि मराठा के शासक थे उस समय बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, जिसमें मराठा शासक बालाजी बाजीराव जो है वो पराजित हो जाते हैं। वही अगर हम लोग यहाँ पे 1576 जो देख रहे हैं तो 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, जो कि मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी पॉइंट आपको नया लगता है उसको एक बार नोट जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? देखिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, जिसके अस्थायी सदस्य के रूप में अगर हम लोग बात करें तो देखिए कौन कौन है। अमेरिका है, USA, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, चीन है और रूस है। 5 इसके अस्थाई देश होते हैं और 10 जो होते हैं वो अस्थाई देश होते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखा जाए तो सुरक्षा परिषद में कुल मिलाकर के 15 सदस्य होते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ से, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा कि जापान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो ये होता है 552। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अभी निर्वाचन जो है वो कितने पे होता है, तो उसके लिए 545 सीट पे निर्वाचन होता है। अभी हाल ही में क्या किया गया है
कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 के द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन चुने जाते थे, जिसका मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया है। पहले तो ध्यान रखेंगे कि 2 एंग्लो इंडियन के जो पोस्ट का जो प्रावधान था, पहले ऐसा था कि 552 में से 530 सीट जो है वो राज्यों के द्वारा चुन करके आता था और 20 सीट जो होता था वो यूनियन टेरेटरी के द्वारा चुन करके आना था और 2 सीट का चयन जो है, 2 पदों का चयन जो है वो राष्ट्रपति करते थे मनोनयन के आधार पे। कुल मिलाकर के 552 था, लेकिन 545 पे ही चल रहा था, जिसमें से 530 राज्यों से, 13 केंद्र शासित प्रदेश से और 2 का चयन जो है वो राष्ट्रपति महोदय करते थे। लेकिन अब जो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2020 आया है, इसके द्वारा जो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य है का जो मनोनयन का प्रावधान है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो बाकी नीचे आपका आंसर की दिया गया है, आप चाहे तो एक बार मिला सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा पहला सेट खत्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।